बहुत बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज 21 में आप सभी के साथ मैं हूं रतिका पांडे और आज देख रहे हैं आप जी हाँ राजनीति की खास चर्चा। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में आपको बताना चाहेंगे। उन्होंने राजनीति में उम्र और अनुभव का कोई शॉर्टकट जो कह सकते हैं ना नहीं खोजा। आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने महज 15 साल की उम्र में राजनीति की एबीसीडी सीखनी शुरू कर दी थी। आज 47 साल करीबन की उम्र में उनके पास 32 साल, जी हाँ मिनिमम बता रही हूँ मैं आपको, 32 से 35 साल का लंबा और तपता हुआ राजनीतिक सामाजिक अनुभव है। मेरठ की जमीन से लेकर मानवाधिकार की अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई लड़ने वाले, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाला और हिंदू राष्ट्र वाहिनी से लेकर व्यापारिक हितों की रक्षा करने वाले अश्विनी काम्बोज जी आज हमारे साथ इस तीखे और कड़क सवालों का सामना करने के लिए तैयार हैं और आज उनसे खास बातचीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे आज के हमारे खास मेहमान का। पर उनका स्वागत करने से पहले इनके लिए हम जरूर कहेंगे कि सूरज की तपन झेलकर चमका है ये किरदार। 32 सालों के तजुर्बे का नाम है अश्विनी काम्बोज इस बार। जी हाँ, सबसे पहले हम चाहेंगे हमारे आज के विशेष मेहमान से हम सभी को रूबरू कराएं। अश्विनी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत नमस्कार करेंगे आज की हमारी खास चर्चा में। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। नमस्कार जी अश्विनी जी, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं महज आपकी अगर मैं बात करूं 35-40 सालों का करीबन आपको अनुभव है। 35 साल तो मैं मिनिमम बोध कर रही हूं, तो आपकी उम्र करीबन जैसे कि हमने देखा 47 साल करीबन है और अनुभव आपका 32 साल का, यानी अगर जी मैं मानूं तो सिर्फ 15 साल की जी उम्र के आसपास आपने राजनीति में कदम रख दिया था। तो वो जो कहते हैं ना कि ये उम्र स्कूल जाने और खेलने कूदने की होती है, तो उस उम्र में ये सिर्फ बचपन का जोश था या किसी बड़े राजनीतिक सफर की एक सोची समझी शुरुआत कर ली थी आपने? मैं 14 साल की उम्र में पहली बार जब शाखा गया, वहां चीजें सुनी और सुनने के बाद ये महसूस हुआ कि कोई माध्यम हमें मिल रहा है जो हम राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएंगे। तो संघ के प्रथम वर्ष किया, द्वितीय वर्ष किया और 18 साल की उम्र में मैं तृतीय वर्ष कंप्लीट करके सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हो गया था। 1994 से मैंने शुरुआत की थी और तब से लगातार किसी न किसी माध्यम से सेवा अपनी चलती रही है। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इतनी कम उम्र में, अगर मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी कि इतनी कम उम्र में जब लोग बच्चे होते हैं खेलने कूदने के बारे में सोचते हैं, खिलौनों के बारे में सोचते हैं, उन्होंने राष्ट्र हित के बारे में पहला कदम रख दिया था। बड़ी बात है वाकई में। सर, अब से अगर मैं अगले सवाल पर अब आऊं तो एक तरफ हिंदू राष्ट्र वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वहीं दूसरी तरफ आप ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन के मुख्य निदेशक भी हैं। आलोचक जी कहते हैं कि जी मानव जी अधिकार सबके लिए होते हैं। जी हाँ, आलोचक को कहना है कि मानव अधिकार जी सबके लिए होते हैं और मानव हिंदू अधिकारों राष्ट्र, सर हिंदू राष्ट्र एक वर्ग की बात करता है। इन दोनों विरोधी विचारधाराओं के बीच आप संतुलन कैसे बनाते हैं? देखिए, जब पहली बार मैं इसके मंच पर गया था, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अन्वेषण संगठन का मंच था वो, और जब मैं पहली बार गया तो मुझे वहां तमाम विचारधाराओं के लोग मिले। जी बिल्कुल। उन सबका सबकी अपनी सोच होती है, सबका अपना काम करने का तरीका होता है। जी बिल्कुल। अब अगर अगर मेरी विचारधारा का कोई विरोधी है तो उसे यह भी नहीं कहा जा सकता कि कोई विरोध ना करे। विरोध कर रहा है तभी जो है चीजें आगे निकल करके आती हैं। तो मुझे कभी ऐसी कठिनाई महसूस नहीं हुई कि किसी ने विरोध किया तो मैं पीछे हट जाऊं, या कोई, उसका अपना विषय है, उसका सोचने का अपना तरीका है, मेरा सोचने का अपना तरीका है। जब उस मंच के माध्यम से मैंने काम किया तो कोई 6 महीने बाद मेरठ प्रशासन को यह महसूस हुआ कि भाई ये सक्रिय है, तो प्रशासन कहीं ना कहीं निगाह रखता है। तो एक कार्यक्रम में जब वहां अरेस्टिंग की नौबत आई तो प्रशासन के कुछ लोग हमारे साथ आ गए, बोले ये अरेस्टिंग का क्या मतलब है, अपनी विचारधारा रखने की स्वतंत्रता है। तो जब प्रशासन के ही लोग हमारे साथ आ जाए तो कहीं ना कहीं फिर प्रशासन भी सोचता है कि बैकफुट पे आ जाना चाहिए। और वो चीज जब आप लोगों के माध्यम से अखबारों में छपी और चैनल वालों ने उसे कवर किया कि इतनी कम उम्र के 3 लड़के इस काम को कर रहे थे, उन्हें रोकने की कोशिश हुई, तो वहां से फिर राजनीतिक मंच की तरफ भी हम बढ़े। युवा मोर्चा में मंडल मंत्री पटेल नगर मंडल मेरी पहली शुरुआत हुई और सन 2012 जब हरिकांत जी पहली बार हमारे यहाँ मेयर मांगा उन्होंने, उनके सामने मैं भी दावेदार था और 30 दावेदार उस समय हम थे। चलिए, ओबीसी वर्ग के अंदर, जिसमें मैं अकेला व्यक्ति था जिसपे नाम के आगे एमटेक पीएचडी लिखा हुआ था, यानी टेक्निकल पीएचडी और हाई क्वालिफाइड
सिंगल पर्सन मैं उस समय था। क्या बात है, संगम, दोनों तो चीजों का संगम देखने को मिला। चीजों की शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है। अगर विरोध पे हम बैठ जाए कि विरोध हो रहा है तो फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। सही विरोध तो कहा आदमी आपने, करेगा, सही बात है कि और आपने इन चीजों विरोध से किया है ऊपर तो उठकर, इन चीजों से ऊपर उठ के कहीं ना कहीं बात विचार, करी है, विचारधाराओं को तोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक एंटी करप्शन सामाजिक फाउंडेशन, मंच, सर सामाजिक बोलिए। मंचों के माध्यम से जो काम हम राजनीतिक मंच पर नहीं कर सकते वो सामाजिक मंचों के माध्यम से हम कर सकते हैं। ठीक है सर, आगे सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी समय को देखते हुए, क्योंकि जैसे कि जी अगर मैं बात करूं आपसे, जी काफी कुछ जी जानना चाहते हैं क्योंकि हम चीजों के बारे में दर्शक जानना चाहते हैं। जी तो आप एक एंटी जी जी करप्शन जी फाउंडेशन ऑफ जी इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक है, तो देश में भ्रष्टाचार कह जी सकते हैं ना जी सर कि आपने तो बहुत जमीनी स्तर पर देखा होगा कि दीमक की तरह फैल रहा है, कुछ ही लोग हैं आप जैसे ईमानदार। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाह रही थी कि ईमानदारी से आप भी बताइएगा कि आपके जैसे बड़े संगठनों के पास इस सिस्टम को बदलने के लिए क्या कोई ठोस जमीनी फॉर्मूला है, या सिर्फ एक कह सकते हैं ना कि लेटर हेड और भारी भरकम पदों तक ही ये बात सीमित रह जाती है। नहीं नहीं, देखिए, हम इस तरीके से काम नहीं करते कि हमने एक पद ले लिया और फिर अपना जो काम लोग करते आए हैं। हम्म हमने जागरूकता के लिए स्कूलों के माध्यम से, कॉलेजों के माध्यम से हम समय समय पे एक एक्टिविटी चलाते हैं, जिसमें हस्ताक्षर अभियान भी हुआ, काफी चीजें हुई। जी तो बहुत ये सब चीजें जब चलती है तो लोग जो समझ रहे हैं कि जो चला है सरकारों में 70 सालों में जो चला है, हम्म लोग उससे उबे हैं। हम्म पिछले 15 साल में सरकार बदल करके चीजें चली है, वो इसलिए बदली है क्योंकि लोग उस चीज से उब चुके थे कि हम्म एक ही चीज, और सरकार ने उसमें कुछ किया नहीं। अब बदलाव आया है तो कुछ लोगों को उससे तकलीफ हुई। तो हम सामाजिक मंच के माध्यम से यही करते हैं कि लोग जाने, उन्हें अपने अधिकारों का पता नहीं है, इसीलिए वो रिश्वत देने और इन सब चीजों में ठीक आगे है। बढ़ करके फिर अपना कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते थे। जी 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 वो चीज बिल्कुल। हमने तोड़ने का प्रयास किया है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए कि आदमी उस लाइन पर लग जाए, लाइन पर ना लग करके विकल्प तलाशे और उस विकल्प पर काम करें। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। आपने कम शब्दों में जिस तरीके से मेरी बातों के जवाब दिए, हमारे दर्शक जो सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपके बारे में और ज्यादा, ऐसे तो आप अखबार की सुर्खियों में बने ही रहते हैं और ये आपकी मेहनत है। चलिए सर, आगे जी जैसे मैं बात करूं कि ट्रस्ट और एनजीओ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, समाज सेवा, टैक्स, जी साका जी खेलों की अगर मैं बात जी करूं, तो आप एक समर्पण सेवा ट्रस्ट, ग्लोबल इंटीग्रेट अलायंस और उद्यम ब्रिगेड जी जैसे कई जी जी संस्थानों के जी मुखिया भी हैं। तो अक्सर जी नेताओं पर ना जी आरोप लगता जी है कि वे अपनी शाख को चमकाने के लिए या फंड्स मैनेज करने के लिए एनजीओ का जाल बुनते हैं, ये लोगों का ऐसा मानना है। तो आपकी इन संस्थाओं ने, अगर मैं आपकी बात करूं तो इन संस्थाओं ने जमीन पर ऐसा क्या बड़ा कदम किया है जो हम कह सकते हैं ना साफ तौर पर इन आरोपों को गलत साबित कर दे? थोड़ा सा बताइए एनजीओ के बारे में। देखिए, देखिए, सब समर्पण जो है इसके अंदर हम दो चीजें करते हैं। एक तो ऐसे बच्चों की शिक्षा जो पैसे की तंगी की वजह से पढ़ नहीं पाते, हम्म उन्हें पढ़ाने का काम समर्पण सेवा ट्रस्ट करता है। बहुत ही बेहतरीन पहल। और ऐसे 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 परिवार जो आपके पैसे की तंगी है, उन्हें अगर अपने बच्चों की शादी करनी है तो वो ये देखते हैं कि हम कैसे मैनेज करेंगे। तो हमने जिम्मा उठाया हुआ है, हम ऐसे गरीब बच्चों की शादी भी करते हैं। हर साल हम 8 शादियां करते हैं उसमें। बहुत ही और अच्छी बात है। जो एक परिवार को जुटाने के लिए आवश्यक चीजें चाहिए होती है वो सब उसमें दी जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत पहल, बहुत और बहुत अच्छी पहल। जी, और ग्लोबल के अंदर हम जो करते हैं वो हमारा ह्यूमन राइट्स को लेकर के मेन काम है। ह्यूमन राइट्स में लोगों को अपने अधिकार ही नहीं पता। सही हमारा बात है। अधिकार क्या है, अपने अधिकारों को लोग जानते ही नहीं है। तो सामने वाला उसे जैसे मर्जी चाबी घुमा करके जो है अपने हिसाब से चला लेता है। और जब हम अपने अधिकार जानेंगे, हमारे अधिकार है क्या, हम्म तो हमें कहीं ना कहीं उन चीजों को फिर करने में आसानी रह जाती आसानी है। हो जाती है, ऐसा आसानी हो नहीं है कि जाती फिर कोई भी कुछ भी जी बिल्कुल। जी 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 जी। जैसे कि अगर मैं जैसे आपकी प्रोफाइल जो मेरे पास आई पहले तो मैं ये कहूंगी कि वास्तव में आपका ये जो इतने सालों का अनुभव है, आपकी आज प्रोफाइल में जो मैंने देखा वो तो चंद शब्दों में था, पर बहुत ही खूबसूरत आपने काम किया है। आप जैसे कि इसमें मैंने ये चीज भी जी देखी थी कि आप किला रोड व्यापार संघ के मीडिया प्रभारी भी है। हर पार्टी देखिए कहती है ना जी कि जी व्यापारी देश की रीढ़ है, व्यापार देश की रीढ़ है, व्यापारी भी देश की जी रीढ़ होते हैं, लेकिन जी जीएसटी जी जीएसटी टैक्स और सरकारी कह सकते हैं ना अफसरशाही पे सबसे ज्यादा वही पिसता है, वही इंसान एक पिसता है। तो क्या राजनीतिक दल व्यापारियों को सिर्फ वोट बैंक और चंदे की मशीन समझते हैं? आपने इसके खिलाफ क्या स्टैंड लिया है? देखिए, व्यापारी
किसी भी वर्ग में हो, व्यापारी वर्ग जो है वो कोई वोट बैंक नहीं है। व्यापारी को आप वोट बैंक नहीं कह सकते, वो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो समाज से कुछ ले नहीं रहा, व्यापारी समाज को कुछ दे रहा है। मैं अगर कोई दुकान करके बैठा हूं तो मैं आपसे कीमत जरूर ले रहा हूं उस चीज की, जो मैं बेचता हूं कीमत तो ले रहा हूं, लेकिन एक सर्विस प्रोवाइड मैं आपको करा रहा हूं। तो हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हमारे माध्यम से आप किसी की बर्तन की दुकान है, किसी कपड़े की दुकान है, वो चीज आप तक पहुंचने का माध्यम है कंपनी के और आपके बीच में, ग्राहक के बीच में ये माध्यम है दुकानदार। तो वो उसकी समस्याएं होती हैं, हर बाजार की अपनी समस्या होती है, उन समस्याओं पे जो चिंता करके उस व्यवस्था को चला जाएंगे, वो चिंता होनी चाहिए। मेन चीज है कि आप किस तरीके से उसे चला रहे हैं। ठीक है, व्यापार संघ बना करके केवल व्यापार संघ बना दिया और वो चीज नहीं हो सकती। व्यापारी की समस्या, उनका निराकरण भी जरूरी है, बेशक जरूरी है। कहीं ना कहीं जो हमने रीड वाली बात कही वो सही है। अश्विनी जी, आज की चर्चा का आखिरी 2 सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्विनी जी, आपकी अगर मैं बात करूं, आपने मात्र 15-14, जैसे कि आपने 14 साल बताया, 14-15 साल की उम्र में से राजनीति में लाठियां भी खाई हैं, संघर्ष भी किया है, और आपके साथ शुरू होने वाले कई लोग आज विधायक, सांसद भी बन चुके हैं। आपका नेतृत्व भी उनको बहुत अच्छा मिला, लेकिन आप आज भी मोर्चा और संगठनों में ही संघर्ष कर रहे हैं। आपने बहुत नाम कमाया है, पर सबसे बड़ी बात है आपके बारे में ये भी देखा है कि आपने संघर्ष बहुत किया है, पर आज लोगों के दिलों पे राज करते हैं। तो मैं ये भी जानना चाह रही थी, क्या इस सिस्टम ने आपके 32 सालों के त्याग की सही कीमत लगाई है? आपको क्या लगता है, क्या आपको जानबूझकर फ्रंट लाइन पर आने से कभी रोका गया है? कीमत नहीं लगा सकते, कीमत इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हमने काम करना है। काम करने के लिए मैं मान लिया आज विधायक हूं, तो फिर मेरी एक बाउंडेशन हो जाएगी कि आपको ये करना है। और अगर मैं एक दायित्व पे हूं तो मैं उस दायित्व से अलग हट करके समाज के लिए कुछ करने की सोचूंगा, तो उसमें कहीं ना कहीं सामाजिक रोल मेरा रहेगा। और अगर आप जिम्मेदारी पे रहे, आप मंत्री बन जाए, विधायक, सांसद बन जाए, तो फिर आपका एक लाइन खिंच जाती है, आपको वही करना है जो कहा जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। फिर आप खिलाफत नहीं कर सकते। आप पद पे आप खिलाफत कर सकते हैं, आपकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन फिर तो आपको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा, जिम्मेदारी आपको मिल गई। आपने देखा होगा पदाधिकारियों की नाराजगी कई बार सरकार सुनती है, वो इसीलिए सुनती है कि उसे मालूम है कि ये जिम्मेदारी पे बैठा है और हम लोगों को झेलते हैं। सही बात है। झेलने मीन्स वो अपनी नाराजगी आप मंत्री तक नहीं जा सकता, वो हमसे कह करके अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा है। उसे हम जब सुनते हैं चीजों को, तो हम उसका जो प्रयास करेंगे। हर आदमी तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पास नहीं जा सकता, तो वो कहाँ जाएगा? वो पदाधिकारी के जरिए अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करेगा। सही कहा आपने। दर्शकों को बताना चाहूंगी, मेरा अपना रोल है, मैं उस रोल को अपना निभा रहा हूँ। बहुत ही जिम्मेदारी मिलती रही, मैंने उसे पूरा किया। आपको जनता इसीलिए बहुत ज्यादा पसंद करती है। हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अश्विनी जी के बारे में हम सभी जानते हैं, पर अश्विनी जी को बहुत सारे ऐसे मौके मिले थे जब ये किसी एक और ज्यादा ऊंचे, जिस पद पर आज है उससे ज्यादा ऊंचे पद पर बैठ सकते थे, पर इन्होंने रुकना नहीं, मतलब इन्होंने यही सोचा कि कभी रुकना नहीं है, चलते जाना है, सीखते जाना है और सिखाते जाना है, यही इनकी खासियत है। अश्विनी जी, आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लंबे अनुभव के बाद आपको बहुत ही बेहतरीन अनुभव है, अब आपका अगला मास्टर प्लान क्या है? आपने इतने संगठनों को सिखाया भी है, इतने संगठनों का ये बड़ा नेटवर्क सिर्फ समाज सेवा के लिए तो नहीं हो सकता। हम ये चाहते हैं, जैसे अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी जनता से, एक अपील प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हुई कि आप सोना ना खरीदें, 1 साल तक विदेश यात्रा ना करें, इन्हें आप बचें। इसे दूसरे तरीके से लीजिए। हम जो चीज विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा के उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो मतलब सोच है, हम ये सोचते हैं कि हम ये काम करेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो आज चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, उसके लिए हमें अपनी इकोनॉमी मजबूत करनी चाहिए, और उसके लिए कुछ चीजें हैं जो हमारा फंडिंग है, वो फंडिंग व्यापार के माध्यम से हमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। जनता को ये नहीं है कि मुझे नौकरी मिले, अगर हम रोजगार पैदा कर सकते हैं तो हमें करने चाहिए। रोजगार पैदा करके जब हम लोगों को जोड़ेंगे, अगर हम एक व्यापार लगा रहे हैं उसमें 50 लोगों को रोजगार देंगे तो वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि 50 लोगों की नौकरी की हम बात करें।
रोजगार पैदा करने वाले बनिए, नौकरी करने वाले मत बनिए। आ, पहले तो अश्विनी जी, आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। वाकई में जिस तरीके से आपने हैरत अंगेज चीजों को इतनी कम उम्र में कर दिया, वास्तव में जितने दर्शक आज देख रहे होंगे आप उनके लिए कहीं ना कहीं मिसाल है, क्योंकि 14-15 साल की उम्र में बच्चे कुछ चीजों को समझते ही नहीं है। और स्पेशली अगर हम आज की जनरेशन की बात करें, इन्होंने देश हित में काम किया है। सर, हम आपकी लंबी आयु की कामना करते हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। फिर किसी चर्चा में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। अश्विनी कंबोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। तो देखिए अश्विनी जी के लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, जिस तरीके से आज इनसे बातचीत हुई, इनकी डीप सोच आज एक कह सकते हैं ना कि इनकी चर्चा में देखने को मिली। कहेंगे इनके लिए कि नाप नहीं सकती है कोई तराजू इस शख्सियत के कद को। इन्होंने जिया है हर पल सुधारने को इस जग को, सफर लंबा है मगर हौसले अभी भी जवान है, ये तो बस शुरुआत है, अभी आगे पूरा आसमान है। तो ये थे हमारे साथ अश्विनी काम्बोज हमारे साथ थे, जिन्होंने बेहद बेबाकी से मानवाधिकार, भ्रष्टाचार हो, व्यापार हो, अपनी करीबन 32 से 35 साल की राजनीतिक यात्रा के हर चीजों के ना एकदम बेबाकी से, कड़क तरीके से, एकदम सरलता भी दिखी इनकी बातों में जवाब दिए। तो राजनीति के पदों का होना एक अलग बात है, लेकिन उन पदों को जिम्मेदारी से निभाना दूसरी बात है। अब ये देखना है कि इनके अनुभव कि ये जो लंबी पारी है आने वाले वक्त में देश और प्रदेश की राजनीति को और कितनी ऊंचाइयों पर ले जाती है। फिलहाल इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। तो आज की खास चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ 21। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।